का पहला सत्र होता है या जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। आप स्वयं 8वीं बार की सांसद हैं, आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ सांसद यहाँ बैठे हैं और भी अन्य ऐसे अनेक सांसद हैं जिन्होंने इस तरह के अभिभाषणों को अनेक बार सुना है, पढ़ा है और उस पर चर्चा भी की है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रपति अभिभाषण की आभा निराली है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप इसे निराला कैसे कहती हैं। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि महाभारत का एक प्रसंग है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वो शरों की शैया पर लेटे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पितामह आप हमें सफल शासन के सूत्र बताइए। तो पहला सूत्र पितामह ने बताया कि सुनो युधिष्ठिर, कभी अतीत को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना। अगर अतीत अच्छा होता तो लोग उसे बदलते ही क्यों, लेकिन अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें सुधारकर आगे बढ़ना। अध्यक्ष जी, आपने इस भाषण को राष्ट्रपति जी के साथ आसंदी पर बैठकर सुना है। आपने पाया होगा कि इस अभिभाषण के एक पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक हमने पहले की सरकार पर कोई आक्षेप नहीं किया, बल्कि ये देश जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनको निराकरण करने की हमारी क्या दृष्टि है, केवल उसका खुलासा किया। अध्यक्ष जी, एक आध पैरा में हमने कुछ आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन वो आंकड़े ऐसे हैं कि यदि यूपीए सरकार अपनी ओर से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती तो वो आंकड़े जस के तस आते, क्योंकि वो प्रामाणिक हैं, सरकारी हैं, अधिकृत हैं। अगर उन आंकड़ों को ये साथी अपने पर आक्षेप मानते हैं तो फिर मुझे जन कवि दुष्यंत की वो 2 पंक्तियां जिनमें उन्होंने व्यंग्य किया है वो कहनी होंगी कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। अध्यक्ष जी, ये अभिभाषण हमें मिले हुए स्पष्ट जनादेश से शुरू होता है और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि इस जनादेश ने भारत की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसे जनादेश पहले नहीं आए, इससे भी बड़े बड़े आए। 1984 में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली, 1980 में भी 300 से ज्यादा सीटें मिली। लेकिन इसको मैं नया आयाम क्यों कह रही हूं, क्योंकि 1984 के बाद देश में एक परिवर्तन आया जिसमें किसी भी दल को अपने तौर पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला करता था और भारत की राजनीति का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे थे कि आगे कम से कम 20 वर्ष तक ये संभव नहीं होगा। और इसीलिए जब हम अपने तौर पर 272 प्लस की बात करते थे तो कुछ अचंभित होते थे, कुछ उपहास करते थे और कुछ हमसे पूछते थे कि स्टेट के स्टेट आपके खाली पड़े हैं, आप 272 कैसे लाएंगे। मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैंने हंसकर केवल एक कहा, 16 मई को देखना। और अध्यक्ष जी, आप साक्षी हैं, जब 16 मई को चुनाव परिणाम आने लगे तो लोगों ने देखा हिमाचल में 4 में 4, उत्तराखंड में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7, राजस्थान में 25 में से 25, गुजरात में 26 में से 26, मध्य प्रदेश में 29 में से 27, छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 और जब उत्तर प्रदेश खुला तो 80 में से 73 पाते ही भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर गई। 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिली और 336 सीटें हमें अपने सहयोगी दल के साथ मिली। इसके 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा था और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्वीकार कर लिया और इसीलिए जात पात की दीवारें ढह गईं, उम्मीदवार गौण हो गए और लोगों ने लाखों लाख के अंतर से हम लोगों को जिताया। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी भाई तारिक अनवर जी को भी, हम जानते हैं जितनी बड़ी विजय उतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। सर में अध्यक्ष जी कहा गया
पर खरा उतरना है, और खरा उतरने के लिए जरूरी था कि हम पितामह का दूसरा सूत्र सुनते हैं, गलतियों से सबक लेने का। तो वो गलतियां क्या थीं? इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की जिसके कारण इस देश में जन आक्रोश उमड़ा था। ऐसे 10 कारण हमें दिखाई दिए अध्यक्ष जी। पहला कारण था महंगाई की मार, दूसरा कारण था घोर भ्रष्टाचार, तीसरा कारण था घोटालों की भरमार, चौथा कारण था किसानों का हाहाकार, पांचवा कारण था बंद कारोबार, छठा कारण था मंद व्यापार, सातवां कारण था युवा बेरोजगार, आठवां कारण था किसानों से महिलाओं से दुराचार, और नौवां कारण था संस्थाओं से दुर्व्यवहार, और 10वां कारण था अध्यक्ष जी सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचार। इन 10 कारणों को जब हमने चिन्हित किया तो हमने कहा कि एक एक कारण का हम संज्ञान लेंगे और इस अभिभाषण में ये बताएंगे कि हम इन कारणों को कैसे समाप्त करना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि हमने एक एक का संज्ञान लिया। महंगाई की का पहला सत्र होता है, या जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। आप स्वयं 8वीं बार की सांसद हैं, आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ सांसद यहाँ बैठे हैं, और भी अन्य ऐसे अनेक सांसद हैं जिन्होंने इस तरह के अभिभाषणों को अनेक बार सुना है, पढ़ा है और उस पर चर्चा भी की है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रपति अभिभाषण की आभा निराली है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि आप इसे निराला कैसे कहती हैं? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि महाभारत का एक प्रसंग है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वो शरों की शैया पर लेटे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, पितामह आप हमें सफल शासन के सूत्र बताइए। तो पहला सूत्र पितामह ने बताया कि सुनो युधिष्ठिर, कभी अतीत को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना। अगर